एक ऐसा कपल जिन्होंने मिलकर 3 लड़कियों के साथ रेप किया। एक ऐसा कपल जिन्हें लड़कियों को टॉर्चर करने में मजा आता था। एक ऐसा कपल जिन्हें रेप करते हुए लड़कियों की चीखें सुनना पसंद था। एक ऐसा कपल जिन्हें वर्जिन लड़कियों के साथ हैवानियत करने में मजा आता था। वो रेप करते हुए लड़कियों की चीखें सुनता और फिर उनका वीडियो बनाया करता था। ये कपल दिखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन इनके अंदर शैतान बसा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। अक्टूबर 1987, टोरंटो का स्कारबोरो शहर। यहां पर 17 साल की कार्ला लीन एक पेट शॉप में नौकरी करती थी और उसकी एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है 22 साल के पॉल केनेथ बर्नार्ड से। पॉल बर्नार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ता था और दिखने में काफी हैंडसम था, इसीलिए कार्ला को पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। वहीं अगर बात पॉल की करें तो पॉल को कार्ला काफी पसंद आई और जिस दिन ये लोग पहली बार मिले उसी रात इन दोनों ने होटल के कमरे में एक रूम बुक किया और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनी। इसके बाद भी कहते हैं कि ये दोनों अक्सर मिला करते थे। हालांकि दोनों की उम्र में 5 साल का फर्क था। बावजूद इसके दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग मिल गई थी। इन दोनों की कहानी अगर अभी साइड रखें तो आपको मैं बताऊं, ये वो वक्त था जब स्कारबोरो शहर में एक रेपिस्ट की दहशत फैली हुई थी। वो रेपिस्ट जो था वो अक्सर रात के वक्त सड़कों पर लड़कियों का पीछा करता और मौका मिलते ही उनके साथ रेप किया करता था। मगर आपको बताऊं कि ये रेपिस्ट जो लड़कियों को इस तरीके से रात के अंधेरे में रेप कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि पॉल ही था। हालांकि किसी को भी उसकी इस करतूत की जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को भी नहीं थी कि पॉल इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पॉल जो था कार्ला के लिए परफेक्ट मैच था। उसके सपनों का राजकुमार था जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती थी। मगर अक्सर फिजिकल रिलेशनशिप जब पॉल और कार्ल मनाते थे तो वो जानवर जैसा पॉल बर्ताव करता था और कार्ला उसे रोकती नहीं थी, बल्कि उसका इस हैवानियत तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप जब वो बनाता था उसका वो सपोर्ट करती थी। इस दौरान स्कारबोरो शहर में एक के बाद एक 12 रेप के मामले सामने आ चुके थे, क्योंकि पॉल हमेशा रात के अंधेरे में लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, इसलिए कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया था। वहीं पुलिस ने कुछ विक्टिम्स के बताने पे और जैसे जैसे विक्टिम्स ने डिस्क्राइब किया था, पुलिस ने एक स्केच बनाया और उसे पूरे शहर में सर्कुलेट कर दिया, जिसके बाद पॉल के कुछ जानने वालों ने, कुछ दोस्तों ने पुलिस को बताया कि ये शक्ल हमारे दोस्त पॉल से मिलती जुलती है। तो फिर पुलिस ने पॉल को और कुछ संदिग्धों को पुलिस स्टेशन बुलाया और उन सबका डीएनए सैंपल लिया। पॉल ने भी अपने डीएनए सैंपल दिया बिना झिझक के। ये वो दौर था जब डीएनए या कहें कि फॉरेंसिक साइंस बहुत नई चीज थी, ज्यादा किसी को इस बारे में मालूम नहीं था और इस प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लगता था डीएनए सैंपल के नमूनों को जांचने में। पुलिस ने कई सैंपलों के साथ पॉल का डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगने वाला था। इसी बीच क्या होता है कि पॉल अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला को लेकर सेंट कैथरीन चला गया। वहां वो कार्ला के घर में ही रहने लगा। अब जैसे ही पॉल सेंट कैथरीन पहुंचता है, स्कारबोरो शहर में तो रेप होना बंद हो गए थे, लेकिन अब सेंट कैथरीन में सेम उसी पैटर्न में जैसे स्कारबोरो में रेप होती थी रात के अंधेरे में, सेम इसी पैटर्न में सेंट कैथरीन में रेप होने शुरू हो गए। हालांकि सेंट कैथरीन पुलिस ने इन रेप केसेस को स्कारबोरो रेप केसेस से जोड़कर नहीं देखा, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी या कहें कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन पुलिस ने जांच जारी रखी। उधर कार्ला के जो पेरेंट्स थे, उन्हें पॉल इतना पसंद आया कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के वो अपनी बेटी की शादी पॉल के साथ कराने के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई थी। पॉल हमेशा कार्ला को कहता था कि उसे कुंवारी लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उसे कुंवारी लड़कियां ज्यादा पसंद है, वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। कार्ला कहते हैं कि उसके प्यार में इतनी पागल थी कि वो भी इस बात के लिए उसका सपोर्ट करती है कि ठीक है, तुम अगर इस तरीके से कुंवारी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, कहती थी। मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि एक दिन कार्ल ने पॉल से बोला कि उसको उसकी 15 साल की छोटी बहन, कार्ला की 15 साल की जो छोटी बहन थी टैमी होमुल्का, वो पसंद है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अब जरा सोचिए कि बड़ी बहन से बोला जा रहा है, उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि वो छोटी बहन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उस पर बड़ी बहन बोलती है कि ठीक है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उल्टा उसने ये तय कर लिया था कि वो आने वाले क्रिसमस में अपनी बहन को ही पॉल को गिफ्ट कर देगी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ही टैमी को गिफ्ट कर देगी क्रिसमस पे, ऐसा पॉल से कार्ला ने बोला। और कुछ हुआ भी हुई। सोमवार था 24 दिसंबर 1990। टैमी होमल्का के 16वें बर्थडे से कुछ दिन पहले कार्ला अपनी पेट शॉप से जानवरों को बेहोश करने वाली दवाई चोरी करके लाती है। जब कार्ला के पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो क्या करती है, टैमी को ड्रिंक्स के बहाने बेसमेंट में बुलाती है। उसके ड्रिंक में वो नींद की दवाई मिला देती है जो जानवरों की शॉप से चोरी कर लाई थी। अब जैसे ही टैमी, उसकी छोटी बहन 15 साल की टैमी, वो ड्रिंक पीती है, वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्ला और पॉल दोनों मिलकर उसके साथ रेप करते हैं। वो उठ ना जाए इसी वजह से वो उसके मुंह में हेलेथीन लगा देते हैं, जिससे कि चाहकर भी टैमी जल्दी होश में ना आ पाए। लेकिन अभी वो उसका रेप कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर के अंदर ही पॉल का जो टैमी थी उसे उल्टियां होने लगी। ये देखकर पॉल और कार्ला दोनों घबरा गए। उन्होंने सारे सबूत मिटाए पहले, उसके बाद उन्होंने 911 पर कॉल करी और उसके बाद टैमी को अस्पताल में एडमिट कराया। हालांकि अस्पताल में एडमिट होने के 3 घंटे के अंदर ही टैमी की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है क्योंकि कार्ला और पॉल कार्ला के माँ बाप को ये बोलते हैं कि उसने ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया था, इससे उसकी मौत हुई है। टैमी की मौत के बाद कार्ला और पॉल उस घर को छोड़कर कुछ ही दूर पर पोर्ट डलहौजी के एक बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। और फ्राइडे 14 जून 1991 के दिन MM रॉबिन्सन नाम के एक स्कूल में पढ़ने वाली 9th क्लास की छात्रा लेस्ली महाफी को अपना अगला शिकार बनाते हैं। जब वो बच्ची स्कूल से आ रही होती है तो अपने दोस्तों के साथ घर लौटने में देर हो जाती है उसे, क्योंकि उस वक्त में उस टाइम पे या कहूँ कि उस दिन उसके स्कूल में एक शोक सभा थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके स्कूल के कुछ बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए थे। इस वजह से जब वो घर लौटी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वो घर आती है तो देखती है उसके घर का दरवाज़ा बंद है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के घर रात में रुक जाऊँ, सुबह अपने घर वापस आ जाऊँगी। जब वो वापस अपने दोस्तों के घर रुकने जा रही होती तो रास्ते में उससे पॉल मिलता है। पॉल उसे देखकर गाड़ी रोकता है और उसे आगे छोड़ने के लिए बोलता है। अभी लेस्ली पॉल से बात ही कर रही थी कि पॉल अचानक उसका मुंह के अंदर जबरदस्ती कपड़ा ठूस देता है, उसके हाथ बांध देता है और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चला जाता है। जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया, उसके साथ वो अपने घर ले गया। उसके बाद उसने, पॉल और कार्ला ने कहते हैं कि 24 घंटे तक लेस्ली के साथ रेप और मारपीट की। दोनों ने इसकी भी वीडियो बनाई, फिर बाद में उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद पॉल ने उसके शव के कई टुकड़े करे और सीमेंट बैग में डालकर उन्हें उसके घर से 18 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी में फेंक दिया। ये फेंकने के बाद वो वापस आता है। इसी बीच तारीख आ जाती है शनिवार 29 जून 1991। अब दोनों ने शादी कर ली थी और उसी दिन, जिस दिन उनकी शादी हुई, 29 जून को ही नदी में कुछ लोगों को सीमेंट का बैग मिला। उन्होंने पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन कई दिन की खोजबीन और मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। उधर स्कारबोरा में पुलिस का DNA सैंपल टेस्ट अभी तक नहीं हुआ था। सोचिए, इस घटना को तकरीबन 10 महीने बीत चुके थे। फिर आती है 16 अप्रैल 1992 के दिन, थर्सडे का दिन था। सेंट कैथरीन शहर हॉली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल की 15 साल की क्रिस्टिन फ्रेंच हमेशा की तरह अपने स्कूल से घर लौट रही थी, क्योंकि उसका पैदल आ रही थी, क्योंकि जो उसका स्कूल था वो उसके घर से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। तो जैसे वो रोज स्कूल से घर आती थी, वो अपने स्कूल से घर आ रही थी 16 अप्रैल 1992 के दिन। इतने में एक गाड़ी आकर रुकती है, जिस गाड़ी के अंदर कार्ला और पॉल बैठे थे। ये दोनों उससे रास्ता पूछने के लिए क्रिस्टिन फ्रेंच को पास बुलाते हैं और जैसे ही क्रिस्टिन फ्रेंच उस गाड़ी के पास जाती है, पॉल पीछे से उसको पकड़ता है और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठा देता है। हमला करने के बाद उसे कार में डाला। फिर दोनों क्रिस्टिन फ्रेंच को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने उसके साथ भी वही सब किया जिन्होंने पहले लड़कियों के साथ किया था, लेकिन इस बार क्रिस्टिन फ्रेंच के माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी थी। तो क्रिस्टिन का शव, जांच शुरू करने के कुछ दिनों के बाद क्रिस्टिन का शव तकरीबन 30 अप्रैल को घर के थोड़ी दूर पर एक गड्ढे में पड़ा हुआ।
ये बात अब पूरे शहर में फैल गई थी कि 2 स्कूल की लड़कियों का इतनी बेरहमी से, इतनी हैवानियत से किसी ने कत्ल कर दिया और पुलिस अभी तक कातिल को पकड़ने में नाकाम रही। शहर में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था कि दोनों लड़कियों का केस सुलझाने के लिए पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। इसी दौरान पुलिस के पास एक शख्स आता है और उसने बताया कि इस पूरी हत्याकांड के पीछे उसका दोस्त पॉल हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। पॉल, अब जब पुलिस को एक नाम सामने आता है ऐसे, तो पुलिस सिर्फ खोजबीन करने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास ना पॉल के खिलाफ कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, ना जहाँ पे वारदात हुई उसके वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे पॉल पे शक किया जा सके। तो पुलिस सिर्फ पूछताछ के लिए ही पॉल को और क्रिस्टीन को पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब क्रिस्टीन और पॉल जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो पुलिस उन्हें सिर्फ नॉर्मल पूछताछ करती है और उसके बाद उन्हें जाने देती है। मगर इस पूछताछ के बाद से अब पॉल और कार्ला के बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होने लगी, झगड़े भी होने लगे। बात यहाँ तक बिगड़ गई थी इन दोनों के रिश्ते में कि एक दिन कहते हैं कि पॉल ने कार्ला पर जानलेवा हमला तक कर दिया, जिसके बाद कार्ला अपनी माँ के पास रहने उनके घर आ गई थी। ये पूरी चीज होने के बाद जब इस बात की जानकारी कार्ला की माँ को लगी तो उन्होंने पॉल के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी और घरेलू हिंसा का मामला पॉल के खिलाफ दर्ज कराया। मगर कार्ला जानती थी कि अगर पुलिस को कंप्लेन ऐसे गई और पुलिस ने अगर जांच की तो अगर उनके हाथ में टेप लग गए जिन्होंने रेप और टॉर्चर करते हुए बनाए थे तो इन लोगों का भांडा फोड़ जाएगा और ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। बहरहाल पुलिस ने पॉल को गिरफ्तार कर लिया था घरेलू हिंसा के मामले में, मगर गिरफ्तार करने के अगले दिन ही उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके 3 हफ्ते के बाद टोरंटो पुलिस के पास वो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आई जो उन्होंने 26 महीने पहले स्कॉर्बोरो शहर में डीएनए सैंपल लिए थे पॉल के और बाकी संदिग्धों के। जब वो रिपोर्ट आती है डीएनए की तो उसमें साफ पता चल जाता है कि उस लड़की के साथ स्कॉर्बोरो में जो रेप किया गए थे लड़कियों के साथ वो किसी और ने नहीं बल्कि पॉल ने ही किए थे। इसके बाद जब ये बात कार्ला को पता चली कि पॉल का नाम ऐसे डीएनए पॉल के सबूत मिल चुके हैं और पॉल कभी भी पकड़ा जाएगा, तो कार्ला क्या करती है, वो एक चाल चलती है। वो अपने वकील से मदद लेती है और वकील के जरिए पुलिस के सामने एक डील रखती है। इस डील को डील विद द डेविल भी कहा जाता है। कार्ला के वकील ने पुलिस के सामने डील रखी कि अगर कार्ला पॉल के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देगी तो पुलिस क्या उसकी सजा कम करवा देगी। पुलिस इस बात को हाँ कर देती है कि हम कार्ला की जो सजा है उसे कम करवा देंगे, लेकिन उसे सबूत देने पड़ेंगे। तो कार्ला क्या करती है, पॉल के खिलाफ जितने सबूत थे वो सारे के सारे सबूत पुलिस को दे देती है। वो लड़कियों बाकी जो और भी सबूत थे उन्हें ढूंढने में उनकी मदद भी करती है, पूरा सपोर्ट करती है पुलिस का। इसके बाद पुलिस पॉल को गिरफ्तार कर लेती है और बाद में कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश होने के बाद दोनों को, जब कार्ला और पॉल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद पॉल को तो उम्र कैद की सजा होती है, वहीं कार्ला को 12 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जब वीडियो सामने आए, वो रेप विक्टिम्स के टॉर्चर के वीडियो जब सामने आए तो लोगों में काफी गुस्सा था कि कार्ला को क्यों 12 साल की सजा, उसे क्यों आजीवन कारावास नहीं दिया गया। क्योंकि भले ही पॉल ने रेप किया, टॉर्चर कर रहा था, पॉल को सजा हुई, कार्ला भी उसका उस वीडियो में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी, उसकी मदद कर रही थी, उतने ही बेरहमी से टॉर्चर कर रही थी, तो उसे भी बराबरी की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि 12 साल बाद यानी 4 जुलाई 2005 को कार्ला जेल से रिहा हो गई। फिर उसने किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली। उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन कार्ला अब अकेली रहती है। जबकि कार्ला के 3 बच्चे हैं उसके पिता के साथ रहते हैं, वहीं पॉल अभी भी जेल के अंदर बंद है। आपको बताऊं, जेल में रहते हुए 2015 में पॉल ने एक किताब भी लिखी थी, अ मैन वर्ल्ड ऑर्डर, जो अमेजोन पे 2 हफ्ते तक कहते हैं कि काफी अच्छे से बिक्री हुई, उसकी काफी अच्छी सेल हुई। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो उसे अमेजोन से हटा दिया गया। फिलहाल पॉल पुलिस की गिरफ्त में है, जेल के अंदर है और उम्र भर ताउम्र जेल के अंदर रहेगा ये रेपिस्ट। इस कातिल और हैवानियत भरे कपल के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।